और मैं क्यों कहूँ कि अच्छी मेरा था ना, मैं रैम में जाती रही उसका भाई यार ये नहीं इधर से जब से मैंने गई थी मुझे कॉल स्कूल लाया था फर्स्ट क्लास तब से साथ में ये दोनों ही ऐसे इधर रख दो मसला तो गिरा तो मुझे ना इधर दिया था जो ना बोलो मेरी चमक ये कौन द्वार का पीछे है, ये जो देखो मुझे डर किसी की पर्सनल चीज़ बड़ी हो जाती है ना आना कहाँ गई है आ जाएगी मुझे बता के गई है। ये टैबलेट तुम्हारी भी ऐसे ही है, तो टॉपिक में क्यों कह रहे हैं कैसी नहीं है? जो पहले पोर्टल पे अपलोड किया था ना, हाँ, उसमें वो वर्ड फॉर्म तो उसे अपडेट करवा लेते हैं। बस फिर ये तो तुम्हारी इसी से तो ये मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगा यार, ईमेल कर दूँ, ये 18 MB की फाइल है, हो जाएगी ईमेल क्लास के बाद मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगा, ठीक है। और उसके मामले में टेंशन ना लो, तुम्हारा हो जाएगा इंशाल्लाह मेरे तुम कॉपी कर लो यार, चेक कर लो, मैं दे देता हूँ मुझे आदमी था लड़की का नाम नहीं आता मुझे नहीं आता है साइड पे ओके जी, स्टार्ट करें। ओके जी, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि डिसीजन ट्री बनता किस तरीके से है, फिर हम एक इसकी एग्जांपल कर लेंगे बाय हैंड, और उसके बाद फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे पाइथन, और फिर हम एंड में एक क्लास एक्सरसाइज कर लेंगे। तो हम पहले देखेंगे जी डिसीजन ट्री जो है वो देखें। तो टर्म है CART, CART, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज। तो अभी हम रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, जब क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो अगेन डिसीजन ट्री आएगा जो कि क्लासिफिकेशन के लिए यूज होगा। इसको हम DTR कहते हैं, उसको हम DTC कहेंगे, ठीक है। तो वी हैव टू क्लासेस ऑफ दिस ट्री, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। ओके, ट्री बेस्ड मेथड फॉर रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स स्ट्रैटिफाइंग और सेगमेंटेड द प्रेडिक्टर स्पेस इनटू अ नंबर ऑफ सिंपल रीजंस। इसका क्या मतलब है कि हम अपना जो डेटा सेट है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते जाते हैं, और वो उस वक्त तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि हम किसी एक नतीजे पे पहुंच ना जाएं। आगे जब हम एग्जांपल करेंगे तो ये चीज़ आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। Since the set of splitting rules used to segment the predictor का मतलब है जो फीचर्स इनपुट हमारे पास वेरिएबल है, can be summarized in a tree, this type of machine learning approaches are known as decision tree method। क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं डाटा को, तो इसको हम ट्री के स्ट्रक्चर में इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, so that is why they are called decision tree। The basic idea of these methods is to partition the space and identify some representative centroids, यानी कि हम जो डेटा है उसको इस तरह पार्टीशन करते हैं कि हमारा एंड रिजल्ट जो है उसकी कोई एवरेज वैल्यू या मीडियन वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू जो है वो आ जाएगी। हम आगे जब एग्जांपल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास दो इनपुट जो है कि नाम है वेरिएबल्स हैं, लेट्स से x1 एंड x2, दीज आर माय इनपुट फीचर्स। और अगर मैं उनका स्कैटर प्लॉट करूँ तो मेरे पास वो इस टाइप का कोई स्कैटर प्लॉट जो है वो आ रहा है। अब नाउ आई वांट टू डिवाइड दिस डेटा सो दैट आई कैन इन्फर सम थिंग फ्रॉम दैट। तो हम अज्यूम ये कर लेते हैं, अच्छा, one way to make prediction in a regression problem is to divide the predictor space, that is all the possible values, into distinct regions, say R1। अच्छा, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम डेटा को डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड करेंगे, और किस बेस पे डिवाइड करेंगे वो हम आगे भी देखते हैं कि इंफॉर्मेशन गेन की बेसिस के ऊपर करेंगे या कोई और लेट्स से जो वेरिएंस है वो एक रीजन के अंदर कम है तो उसको हम एक रीजन में कन्वर्ट कर देंगे, अगर दो रीजन से ज़्यादा है तो हमें लगता है कि उसको हमें डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आगे फॉर्मूला देखेंगे और वो हम देखेंगे। ओके, डिसीजन ट्रीज, आप लोगों को पता है कि ट्री का फॉर्मेट क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ी हुई है
डेटा स्ट्रक्चर नहीं कहीं भी होगी। तो जो ट्रीज होते हैं उसके अंदर जो हमारा ओरिजिनल ट्री होता है उससे इन्वर्टेड स्ट्रक्चर होता है। दैट मीन्स क्या है, जो ओरिजिनल ट्री होता है उसकी रूट्स जो है वो ग्राउंड में होती हैं और जो टर्मिनल नोड होती हैं, जो लीव्स होते हैं वो हवा में होते हैं। अब हम इसको उल्टा करते हैं, दैट मीन्स के टॉप के ऊपर आपकी रूट नोड है, ठीक है, और उधर से आहिस्ता आहिस्ता ब्रांचेस निकल रही हैं नीचे की तरफ, और जब आप अपनी आखिरी नोड पे पहुंच जाएंगे दैट विल बी कॉल्ड द टर्मिनल नोड और द टर्मिनल लीफ। ठीक होगी बात? अच्छा जी, सो हम फिलहाल अज्यूम ये करते हैं कि हम अपने डाटा को स्प्लिट करना चाहते हैं। तो पहला स्प्लिट हम बेसिकली क्या लगा रहे हैं, पहला स्प्लिट हम x1 की बेसिस के ऊपर लगा रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो रूट नोड है वो x1 होगा और उसके ऊपर क्या कंडीशन है, x1 ग्रेटर देन 20 और x1 लेस देन 20। सो अगर हम इससे थोड़ा सा आगे चलें तो हमें पहला स्प्लिट नजर आ रहा है कि पहला स्प्लिट हमने किस पे लगाया है, x1 पे लगाया है, और हमने कंडीशन क्या रखी है, फिलहाल हमने रैंडमली रखी है कि हम एक रीजन डिवाइड कर रहे हैं दो रीजन में फॉर x1 ग्रेटर देन 20 एंड x1 लेस देन 20। इसकी अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो इस तरीके से होगी कि x1 लेस देन 20, अगर यस है तो इस साइड भी आ जाए, नो है तो दूसरे रीजन में चले जाए। यहाँ तक बात क्लियर होती है? अच्छा, नेक्स्ट हम जो स्प्लिट लगा रहे हैं वो लेट से हम x2 के ऊपर लगा रहे हैं। x2 में क्या हमारे पास कंडीशन है, अगर हम ये डिवाइड करें तो दैट मींस कि x1 is already greater than 20 and x2 should be greater than 170 और less than 170। ठीक है, तो इसको अगर हम ग्राफिकली ट्री की फॉर्म में देखें तो x1 is greater than 20, हम इस साइड पे आ गए, और फिर हमने कहा कि x2 is less than 20 less than 170 yes and no। इसके आगे दो रीजन बन गए, तो टोटल कितने रीजन बन गए, 1 2 3। ठीक हो? अच्छा, नेक्स्ट स्प्लिट अब हम इधर लगा रहे हैं, इसमें क्या है, x1 is less than 20 and x2 is greater than 200 and less than 200। तो अब अगर हम ग्राफिकली इसे देखें तो x1 is less than 20 और x2 is less than 200 yes and less than 200 no। यहाँ तक बात क्लियर होती है? यस। ओके, नेक्स्ट हम और देख लेते हैं। अब हमने ये फोर्थ स्प्लिट लगाया, इसके अंदर क्या कंडीशन है, एक कंडीशन तो ये है कि x1 is greater than 20 and x2 is less than 200, और फिर हम कह रहे हैं कि जी x1 को greater than 40 और less than 40 के अंदर जो है वो रखें। तो x1 is greater than 20, ठीक है, x2 is less than 170 and then x1 less than 40 yes or greater than 40। यहाँ तक बात क्लियर होती है? ओके, हम फर्दर मेरे सामने डिवीजन नहीं कर रहे, राइट? ओके, अब ये जो हमारे पास नोड है, दीज आर द टर्मिनल नोड्स और द टर्मिनल लीव्स हम जो है इन्हें कह सकते हैं, और अब इनके अंदर हमने कोई वैल्यू जो है वो पुट इन करनी होगी। वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू हर उस रीजन की जो इधर मौजूद, इस नोड तक आते हुए मौजूद है, उसकी एवरेज वैल्यू मौजूद होगी। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम ये करते हैं कि जी ये वाला जो रीजन है इसकी एवरेज वैल्यू -64.1 है, इसकी लेट्स से एवरेज वैल्यू 0.7 है, इसकी 1023 है, इसकी 65.7 है और इसकी 300.5 है। तो हम ये वाली सारी वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे बात क्लियर होती है? सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनपुट दूँ कि जी x1 is less than 20 and x2 is less than 200, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए? तो हमें नजर आ रहा है कि 300.7 की हमने 20 200 170 ये हम चेंज कर सकते हैं, अपने यहाँ से कर सकते हैं, यही करनी है। और करनी अगर ये है तो किस बुनियाद पे करनी है? जो आपका ट्री ट्रेन हो रहा है वो तो आपके डेटा के ऊपर ट्रेन हो रहा है ना। x1 x2 आर इनपुट वैल्यू और कोई y आउटपुट वैल्यू भी होगी। सर वो ग्राफ से हम ले जाएंगे। किसी एल्गोरिथम की इस जो ग्राफ है इसके अंदर x1 और x2 तो आपको शो हो रहा है, लेकिन y अभी शो नहीं हो रहा है। y कैन बी एनीथिंग, ठीक
ठीक है ना? हाँ जी। तो मैंने कहा इसमें देखिए हमने इतने स्प्लिट्स दिए हैं अब स्प्लिट टू चेक स्प्लिट टू चेक करते हैं। अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं और बगैर में कम आ रहे ये हैं। तो x1 और x2 नजर आ रहा है ना, हमें नहीं पता y की वैल्यू क्या है, ये तो जस्ट एन एग्जांपल है। अभी जो रियल एग्जांपल है वो हम करेंगे, इसकी एक जो है नाम है स्पेशल फार्मूला है, इसके जरिए हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारी वेरिएंस जो है वो ज़्यादा ना हो, उस रीजन को हम जो है नाम है एक रीजन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, मतलब हम जो है डिवाइड करते जाएंगे। वो मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है कि हम किस बुनियाद पे करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है? अभी हमने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि हमने अपने डाटा को डिवाइड करना है और वंस द डाटा इज डिवाइडेड तो हम उससे आउटपुट किस तरीके से जनरेट करें। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम जो है वो देखिए फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि x1 जो है वो 0.5 है, x2 लेट्स से 0.75 है, x1 x2 और y लेट्स से 0.75 है और आउटपुट वैल्यू 100 है। लेट्स इसी तरीके से ये 0.1 है, लेट्स से 0.5 है, लेट्स से आउटपुट वैल्यू 120 एंड सो ऑन, इस तरह काफी सारी वैल्यूज पड़ती है, ठीक है? तो ये जो मेरे ग्राफ में नजर आ रहा है आपको, ये x1 और x2 नजर आ रहा है। y हम अभी इधर हमने शो नहीं किया, y की जो एवरेज वैल्यूज आएंगे इस इनपुट के लिए जो आउटपुट वैल्यू थी y की प्लस दिस y की वैल्यू प्लस दिस y की वैल्यू प्लस दिस y की वैल्यू तो और सबका एवरेज लेवल पे ये बात क्लियर होती है। आगे चले, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज नहीं? अच्छा जी, सो द कोड एल्गोरिथम फॉर बिल्डिंग डिसीजन ट्री कॉल्ड ID3 और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? J.R. क्विनलन ने। ये टॉप डाउन ग्रीडी सर्चिंग अप्रोच जो है वो फॉलो करता है। तो ग्रीडी सर्चिंग अप्रोच बेसिकली ये होती है कि आपने एक बार एक डिसीजन ले लिया तो ले लिया, जिस तरह हमने पिछले दिनों डॉलर खरीद लिया, बेचने जाते हैं तो उस पर नहीं मिलता, तो ग्रीडी अप्रोच थी ना। तो एक दफ़ा डिसीजन ले लिया, यू कैन नॉट गो बैक। अगर ये होता कि जी चले ले लिए और उसी कीमत पे निकल भी जाए तो दैट मींस वी कैन गो बैक एंड टच आवर। So the ID3 algorithm can be used to construct a decision tree for regression by replacing the information gain with standard deviation reduction. तो ये information gain हम जब क्लासिफिकेशन में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी हम किस बेसिस पे डाटा को डिवाइड करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन की बेसिस के ऊपर हम डाटा को डिवाइड करेंगे कि हमने किस तरीके से डाटा डिवाइड। अच्छा, तो हम ये एग्जांपल है आपकी और यही अभी हम बाय हैंड जो है वो सॉल्व करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इनपुट है आउटलुक, एक इनपुट है टेम्परेचर, तीसरी इनपुट है ह्यूमिडिटी, चौथी है विंडी और हमारे आउटपुट वैल्यू है आवर्स प्लेट। सो लेट्स अज्यूम कि यू गाइस वांट टू प्ले क्रिकेट एंड बंक द क्लास। तो अगर आउटपुट रेनी है, टेम्परेचर हॉट है, ह्यूमिडिटी हाई है, विंड मौजूद नहीं है, तो आप 26 घंटे क्रिकेट खेलेंगे। हफ्ते में क्या बताया 24 घंटे। हाँ जी, 24 घंटे एक हफ्ते में। एक हफ्ते में कर लेते हैं, हर दिन 3 से ज़्यादा घंटे, 3 साढ़े 3 घंटे, ठीक है, तो खेल ही सकते हैं। जवान लोग हैं, नहीं खेल सकते, तेरे महीने में कर लो, ये तो हमारी मर्जी है ना, ठीक है। ओके, सो इफ वेदर इज ओवरकास्ट, टेम्परेचर इज हॉट, ह्यूमिडिटी इज हाई, विंड इज नॉट देयर, आप 48 आवर्स। सो हमने हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमने आवर्स प्लेट जो है वो प्रेडिक्ट करने हैं बेस्ड ऑन दीज 3-4 इनपुट वेरिएबल्स। हमारा जो एंड ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा। आप हम ये देखते हैं कि ये ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो वो किस तरीके से, या ये ट्री जो है वो हम बनाना चाहें तो वो किस तरीके से बन सकता है। ओके जी, तो सबसे जो पहला काम हम लोगों ने करना है वो ये करना है कि हमने हर वेरिएबल को चेक करना है कि अगर मैं आउटलुक की बेस के ऊपर इस डाटा को डिवाइड करूं तो क्या वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, या मैं टेम्परेचर की बेस के ऊपर इस डाटा को डिवाइड करूं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, या ह्यूमिडिटी की बेस के ऊपर डिवाइड करूं या विंडी के ऊपर डिवाइड करूं। लेट्स से कि अगर मैं आउटलुक की बेस के ऊपर इसको डिवाइड करना चाहता हूं तो इसके अंदर कितनी कैटेगरीज हैं? रेनी है,
ओवरकास्ट है और सनी है, 3 कैटेगरीज हैं। तो अगर मैं आउटलुक की बेस के ऊपर इस डेटा को डिवाइड करूंगा तो मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से टेम्परेचर में मेरे पास कितनी ऑप्शन है, हॉट है, माइल्ड है, कोल्ड है। तो अगेन जब मैं टेम्परेचर की बेसिस के ऊपर चेक करूंगा, अगर मैं डेटा को डिवाइड कर रहा हूँ तो अगेन मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। इसी तरीके से ह्यूमिडिटी के अंदर हाई, नॉर्मल 2 है तो 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। विंडी में ट्रू और फॉल्स है तो ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। लेकिन इसको डिवाइड करने से पहले मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर मैं डेटा को डिवाइड ना करूं तो तब मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ रही है, क्योंकि हमने जो डिसीजन लेना है डिवाइड करने का वो किस पे लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन के अंदर। कि अगर मैं इस पूरे डेटा की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं वो ज़्यादा है, या अगर मैं आउटलुक की बेस के ऊपर इस डेटा को डिवाइड कर लूं तो क्या मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन कम होती है या नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओवरऑल जो हमारा डेटा है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो रोज है या सैंपल्स है वो 14 है, तो वो n = 14 आ गया। एवरेज वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले के अंदर x बार एवरेज वैल्यू चाहिए, और ये हम किसकी एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, जो टारगेट है यानी कि आवर्स प्लेट का। तो आवर्स प्लेट की सब वैल्यूज को हमने ऐड कर लिया, 14 से डिवाइड कर लिया, तो ये 39.8 आ गई। मैं पीडीएफ फाइल खोल रहा था, उसमें मैंने बाय हैंड सॉल्व किया है तो हमें आसानी हो जाएगी। जो थे वो 14 थे। आवर्स प्लेट की सब वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, डिवाइड बाय 14 कर दिया, तो हमारे पास x बार किसके इक्वल आ गया, 39.8 के इक्वल आ गया। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में पता है कि हमें x - x बार होल स्क्वायर करना है। तो हम x ले रहे हैं, पहली वैल्यू आवर्स प्लेट की 25 थी, 25 माइनस द मीन वैल्यू होल स्क्वायर, ये 2219.04 आ जाएगी। दूसरी वैल्यू थी आवर्स प्लेट की, वो थी 30 माइनस द मीन वैल्यू स्क्वायर लिया, ये आ गया। सो ऑन 46 सेकंड वैल्यू थी, सो ऑन सब 14 की 14 वैल्यूज को हमने मीन वैल्यू में से माइनस कर लिया, स्क्वायर ले लिया, वैल्यूज आ गई। इन सब वैल्यूज को अब हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो जब हम इन सब वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1216.36 आ गई। इसको अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में पुट इन कर देते हैं। ये वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की हुई है, ये आप n ले लें, n-1 ले लें, तो हम n ले रहे हैं, डिवाइड बाय 14। हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई इस डेटा के अंदर, अगर हम पूरे इसको कंसिडर करें टेबल को, तो 9.321 आ गई है। यहाँ तक बात क्लियर होती है, ओके। नेक्स्ट जब हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। दो चीजें हैं हमारे पास, एक है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और दूसरी नंबर ऑफ सैंपल्स। अगर किसी भी डेटा को आप डिवाइड करेंगे और सब डेटा के अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो 3 या 3 से कम हो जाए, तो हम उधर ही ट्री को टर्मिनेट कर देंगे, उसे फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। दूसरी है जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर 10 या 10% से नीचे आ जाए तो फिर हम उस डेटा को फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। तो अभी हम ओवरऑल डेटा के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाले तो किसकी इक्वल है, s ओवर मीन वैल्यू ऑफ x इनटू 100। तो 9.321 हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली थी, डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू ऑफ x इनटू 100, तो ये क्या आ रही है 23.42%, व्हिच इज हायर देन 10%। सो वी विल हैव टू डिवाइड दिस डेटा सेट, ठीक है। और क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल्स भी 14 है, अभी 3 पे नहीं पहुंचे, तो दैट मीन्स कि हमें इस डेटा सेट को डिवाइड करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम अब देख रहे हैं, सबसे पहले हम जो ओवरकास्ट है उसकी बेसिस के ऊपर डेटा को जो है वो डिवाइड करेंगे। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हम जो डेटा को डिवाइड करेंगे उसकी बेसिस पर निकालना चाहते हैं, तो वो किस तरह निकालेंगे, P of C into S of C। C means कैटेगरी, यानी कि लेट्स अज्यूम कि अगर आउटलुक की रेनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी
इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रेनी। समेशन का साइन है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ओवरकास्ट के जो सैंपल होंगे, ये भी हम आगे करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सनी, ठीक है। तो हमने सबसे पहला वाला जो हमारा अभी कॉलम था, आउटलुक, इसको कंसीडर कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि अगर हम आउटलुक के बेसिस के ऊपर डाटा को डिवाइड करें तो क्या हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन रिड्यूस होती है या नहीं होती। तो हमारे पास तीन कैटेगरीज है, रेनी है, ओवरकास्ट है, सनी है। रेनी के कितने सैंपल्स हैं? 1 2 3 4 5 सैंपल्स जो है वो रेनी के हैं। तो 5 आउट ऑफ 14 आर रेनी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी कितनी होगी? 5/14 होगी। इसी तरीके से ओवरकास्ट 1 2 3 4 सैंपल्स हैं, तो 4/14 प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट हो गई। और सनी के कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5/14। तो हम ये चीजें जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, सो रेनी के 5 सैंपल्स हैं, ओवरकास्ट के 4 सैंपल्स हैं, सनी के 5 सैंपल्स हैं। वो हमने लिख लिया है कि रेनी के 5 सैंपल्स की जो आवर स्पेस की वैल्यूज है वो ये है, ओवरकास्ट की आवर स्पेस की वैल्यू ये है, सनी के आवर स्पेस की वैल्यूज ये है। यहाँ तक बात क्लियर होती है। अब क्योंकि हमें इन सब की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, तो इनकी मीन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो रेनी की मीन वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो 35.2 आ गई कि बारिश में 35.2 आवर्स आप कह लेंगे। ओवरकास्ट में 46.25, सनी के अंदर 39.2 आवर्स के अंदर। और फिर अगेन हम इनकी अलग-अलग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। रेनी के लिए x माइनस एक्स बार, पहली, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सैंपल्स, सबकी ये वैल्यू ऐड कर ली, 302.8 आ गया। इसी तरीके से ओवरकास्ट के लिए कैलकुलेट कर लिया और इसी तरीके से हमने सनी के लिए भी कैलकुलेट कर लिया। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हमने x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर सब सम करके डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सैंपल्स अंडर रूट ले लिया, तो इसकी 7.78 आ गई और ओवरकास्ट की 3.49 आ गई और सनी की 10.87 आ गई। यहाँ तक बात क्लियर होती है? ओके, अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सनी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवरकास्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रेनी। So 5/14 into this, 4/14 into this and 5/14 into this, जो भी अभी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की थी वो हमने कैलकुलेट कर ली और हमारे पास जो टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई वो आ गई। अगर हम ओवरकास्ट की बेसिस के ऊपर करें तो हमारे पास अब स्टैंडर्ड डेविएशन रिड्यूस होके 7.66 आ गई है। स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो ओरिजिनल हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन थी, अगर हम पूरा जो डेटा है उसे कंसिडर कर रहे हैं माइनस दिस वैल्यू आ जाएगी, तो वो 9.321 माइनस 7.66। तो हम अगर ओवरकास्ट की बेसिस के ऊपर अपने डेटा को स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन कितनी हो जाएगी? 1.6। यही काम अब हम बाकी जो 3 कॉलम्स हैं उनके लिए रिपीट करेंगे और देखेंगे कि जी किस कॉलम की स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन सबसे ज़्यादा आती है। जिस कॉलम की स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन सबसे ज़्यादा आएगी वो हम चूज़ करेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर हम अपने डेटा को स्प्लिट करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है वो कौन सा है? टेम्परेचर। अगेन टेम्परेचर के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, 3 कैटेगरीज हैं, हॉट, माइल्ड एंड कोल्ड। हॉट के कितने एग्जांपल्स हैं? 1 2 3 4 माइल्ड के 1 2 3 4 5 6 और कूल के 1 2 3 4। ठीक है, तो अगेन सो टेम्परेचर की बेसिस के ऊपर हम डेटा को डिवाइड करें, हॉट के 4 सैंपल्स हैं, उनकी आवर स्टेट की वैल्यू ये है। माइल्ड के 6 सैंपल्स हैं, उनके आवर स्टेट की वैल्यू ये है और कूल के नंबर ऑफ सैंपल्स ये हैं और उनकी वैल्यू ये है। मेरा अपना स्टूडेंट लेट है तो मैं बाकी लोगों को क्या कहूँ?
सर वो मैं मदिया मिली है एक्स सुपरवाइजर तुम पहले सुपरवाइजर को भूल गए। नहीं करंट सुपरवाइजर की तो फिर ऐसा ही है। मेहमान है मैं नासिक तो सर अच्छा। मेहमान था मेजबान हमें तो कभी आपने हमारी तो मैं मेजबान नहीं बने आप। कैसे चला छोड़ना पड़ेगा घर की मुर्गी दाल बराबर है। सर, इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ेगा। वैसे जब आप वापस ओके जी, सो हॉट के लिए मीन वैल्यू 4 सैंपल से एवरेज वैल्यू निकाल ली, माइल्ड के 6 सैंपल से एवरेज वैल्यू निकाल ली, कूल के 4 सैंपल से एवरेज वैल्यू हमने निकाल ली। आगे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला का आपको पता है, पूरा प्रोसेस मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा था। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन इसी कैलकुलेट की हॉट के लिए, वो 8.95 आ गई, माइल्ड के लिए की 7.652 आ गई, कूल के लिए की तो 10.51 आ गई। अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू आवर्स कैलकुलेट करनी है, अगेन उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ उनकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। हॉट की प्रोबेबिलिटी 4/14 है, कोल्ड की 4/14 है, माइल्ड की 6/14 है, स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ गई 8.84। ओरिजिनल जो हमारे पास 9.321 थी उसमें से ये 8.84 वैल्यू माइनस कर देंगे। तो अगर हम टेम्परेचर की बेसिस के ऊपर अपने डाटा को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन कितनी मिल रही है 0.48 मिल रही है, विच इज लेस देन द प्रीवियस वन। तो दैट मींस कि अगर इन दोनों में से सेलेक्ट करना हो तो हम पिछली वाली जो है वो सेलेक्ट करेंगे। ओके जी, तीसरा जो हमारा कॉलम है वो है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी की बेसिस के ऊपर हम देख लेते हैं। ह्यूमिडिटी के अंदर हमारे पास दो ही सैंपल्स हैं, सॉरी दो ही कैटेगरीज हैं, हाई एंड नॉर्मल। हाई के साथ सैंपल्स हैं, नॉर्मल के साथ सैंपल्स हैं। हाई वाले साथ सैंपल्स लिख लिए, नॉर्मल वाले साथ सैंपल्स लिख लिए। हाई वाले की मीन वैल्यू निकाल ली, नॉर्मल वाले की मीन वैल्यू निकाल ली, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली। हाई की 9.36 है, लो की 8.73 है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें, प्रोबेबिलिटी हाई की 7/14 है, हाई की स्टैंडर्ड डेविएशन 9.36 है, लो की प्रोबेबिलिटी 7/14 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 8.73 है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ जाएगी 9.045 आ जाएगी। ओरिजिनल में से माइनस करें तो 0.276। तो अभी तक इन तीनों में से जो हमने पहला ओवरकास्ट लिया था उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन जो है सबसे बेहतर आ रही है। चौथा कॉलम जो है वो हमारे पास है विंडी का। तो विंडी की बेसिस पे कर लेते हैं। विंडी में अगर हमारे पास दो ही कैटेगरीज हैं, फॉल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6 जो है वो ट्रू हो जाएंगे। तो 8 सैंपल्स फॉल्स के, 6 सैंपल्स ट्रू के। जो आउट स्टेट वैल्यूज हैं वो हमने ले ली हैं, उनकी मीन वैल्यू निकाल ली है, दोनों फॉल्स और ट्रू की। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली है, स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिस ऑन विंडी वो हमने निकाल ली है। प्रोबेबिलिटी और स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो फॉल्स की 8/14 की उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्रू की 6 थी तो 6/14 इंटू उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल 9.037 आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन विंडी की अगर हम देखें तो क्या आ जाएगी 9.321 माइनस दिस 0.283। दैट मींस कि अभी देखो पहला कॉलम है वो कैंडिडेट है कि हम सबसे पहले जो डाटा को डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन द फर्स्ट कॉलम करेंगे। तो हम डेटा को डिवाइड कर लेंगे, राइट। तो हम डेटा को जब बेस्ड ऑन आउटलुक जो है वो डिवाइड करेंगे तो अब आपका डेटा जो है वो इस तरह का हो जाएगा, राइट। इस सनी के लिए ये सब टेबल बन गया, ओवरकास्ट के लिए ये सब टेबल बन गया और रेनी के लिए ये सब टेबल जो है वो बन गया। यहाँ तक बात क्लियर होती है, आगे चले। ओके, नेक्स्ट जब हम इस डेटा को हमने अपने टेबल को इस फॉर्म में डिवाइड कर लिया, अब हमने देखना है तो हमारे पास जो रूट नोड है उसके ऊपर आउटलुक आ गया और हमारे पास रेनी, ओवरकास्ट और सनी आ गया। यहाँ तक बात क्लियर। अब हमें ये देखना है कि रेनी का
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या 10% से ऊपर है, सनी का है, ओवरकास्ट का है, तभी हम इसे फर्दर डिवाइड करेंगे, वरना हम उधर ही टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। रेनी का हमने किया, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो थी वो 7.78 आई थी। डिवाइड कर रहे हैं इसकी मीन वैल्यू से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं कि 22.1% आ रहा है। ओवरकास्ट का 3.49 आई थी स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी मीन वैल्यू 46.253, इसका परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 7.54 आ रहा है, विच इज लेस देन 10%। तो हम ये जो ओवरकास्ट में ओवरकास्ट वाले को टर्मिनेट कर देंगे। इसी तरीके से सनी की स्टैंडर्ड डेविएशन वो 10.87 थी, मीन वैल्यू 39.2 थी, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ये 27% आ रहा है, तो विच इज ग्रेटर देन 10%। तो ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो हमने ओवरकास्ट को इधर टर्मिनेट कर दिया है विद द मीन वैल्यू जो कि 46.25 थी ऑफ द आवर स्पेस। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। चलिए आगे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो ओके। अब क्योंकि हमने ये वाला तो इसको तो टर्मिनेट कर दिया है, इसको तो हमें फर्दर बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। अब हम सनी और रेनी इनको लेके चलेंगे, क्योंकि अब इसकी बेसिस पे ऑलरेडी हमने डेटा को डिवाइड कर लिया है, तो ये पहला कॉलम जो है वो हम चेक नहीं करेंगे, बाकी 3 कॉलम जो है वो अब हम चेक करेंगे कि इनकी बेसिस पे अगर हम फर्दर डिवाइड करें। तो सनी के लिए अब हम आगे जो है वो चल रहे हैं। तो अगर हम सनी को देखें, सनी को हम ले लें पहले, सनी को ले लें, ओके। सो अगर टेम्परेचर को मैं देखूं तो इधर कितने हैं, 3 सैंपल्स जो है वो माइल्ड के हैं, 2 सैंपल्स कूल के हैं। अगेन उनकी हम जो अगर हम मीन वैल्यू ले लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास टेम्परेचर की बेसिस के ऊपर सैंपल्स जो है वो माइल्ड के हैं और 2 सैंपल्स जो है वो कूल के हैं। एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर ली, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर ली, स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली, वो हमारे पास आ जाएगी। अब क्योंकि इस सब डेटा के अंदर 5 सैंपल रह गए ना, 3 और 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 हो जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ गई, 10.192। ये जो मैं 10.192 वैल्यू माइनस कर रहा हूँ, ये मैं 10.87 में से कर रहा हूँ। 10.87 में से क्यों कर रहा हूँ, 9.321 में से क्यों नहीं कर रहा हूँ? पहले तो हम 9.321 में से कर रहे थे ना, जो ओवरऑल आई थी। सर ये अब अलग हो गया। अब ये अलहदा हो गया है, अब ये अलहदा हो गया है, तो दैट मीन्स कि हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे वो किसकी लेंगे, वो सनी की लेंगे। और सनी की जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की थी ऊपर, वो क्या की थी, ये की थी ना, ये सनी की 10.87। तो हम 10.87 में से हम वो वैल्यू जो है वो माइनस कर रहे हैं। ओके, सो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन है, अगर हम टेम्परेचर के बेस के ऊपर कर रहे हैं तो वो कितनी आ रही है, 0.678। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम है वो कौन सा है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के अंदर हमारे पास हाई और नॉर्मल 2 ही कैटेगरीज है। हाई के 2 सैंपल्स हैं, नॉर्मल के 3 सैंपल्स हैं। अगेन इनकी मीन वैल्यू निकाल लेंगे और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। तो हाई और नॉर्मल की मीन वैल्यूज और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो 2 सैंपल्स हाई के हैं, 3 सैंपल नॉर्मल के हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट कर ली है। और अगेन इस 10.5 को माइनस कर दिए 10.87 में से। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.37। तो इन दोनों में से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ह्यूमिडिटी की सेलेक्ट करना
तो 0.67 टेम्परेचर की ज़्यादा है और इसकी कम है, तो दैट मीन्स कि इन दो में से हम टेम्परेचर को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास एक थर्ड कॉलम रहता है जो कि है विंडी, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। विंडी के अंदर हमारे पास फॉल्स के 3 सैंपल्स हैं, ट्रू के 2 सैंपल्स हैं। अगेन मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 3.254 आ रही है। 10.87 में से जब 3.254 माइनस करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन कितनी आ गई? 7.616। तो अभी तक इसकी सबसे ज़्यादा है। दैट मीन्स कि अगर जब हम नेक्स्ट टाइम डिवाइड कर रहे हैं इसको तो बेस्ड ऑन विंडी डिवाइड करेंगे, और जब बेस्ड ऑन विंडी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फॉल्स के सैंपल्स 3 रह जाएंगे और ट्रू के सैंपल्स 2 रह जाएंगे। बस इतना ही था। नहीं वो उधर बैठ। अच्छा चलो सॉरी। हेलो आकाश हो क्लास में काफी बार आता हूँ। ज़्यादा नाम भी होता मैं कॉलम्स को तो डिवाइड किया अलग अलग सॉल्व कर लेना, थोड़ा भी तो नहीं होगा कि 4 ही ओके जी, तो दैट मीन्स के बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सैंपल्स जब हम इस डेटा को विंडी के बेस के ऊपर डिवाइड करेंगे तो वहां पे हमें इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि ओवरकास्ट से सनी की साइड पे आए हम, और सनी से हम विंडी में हमारे पास क्या है? फॉल्स और ट्रू था। फॉल्स की मीन वैल्यू वाज 47.67 जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, और ट्रू की 26.5। तो यहाँ जो सनी साइड का है ओवरकास्ट, यहाँ तक हमारा प्री कंप्लीट हो गया है। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द रेनी साइड। तो रेनी के लिए अगेन यही प्रोसेस जो है वो रिपीट करेंगे। हम लोग मुझे समझ नहीं आया कि हमने उसको टर्मिनेट क्यों किया, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स है एक कैटेगरी के अंदर वो 3 या 3 से कम रह गए ना, इसको अगर मैं फॉल्स केसेस में डिवाइड करूं तो ओके जी। सो रेनी सबसे पहले टेम्परेचर देख लें। टेम्परेचर के अंदर हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 3 ऑप्शन हैं। हॉट के 2 सैंपल हैं, माइल्ड के 2 सैंपल हैं, कोल्ड का 1 सैंपल है। तो अगेन हॉट का 1 सैंपल, हॉट का 2 सैंपल, माइल्ड के 2 सैंपल, कूल का 1 सैंपल। उनकी मीन वैल्यू निकालनी है। 1 सैंपल हो तो वही वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल है? एवरेज की इक्वल है। तो ये कंफर्म वैसे तो आगे नहीं करेंगे, करना तो पड़ेगा आगे। 3 से कम हो तो ओके जी। किसी एक और फिर प्रोबेबिलिटी की बेसिस के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर ली। सो हॉट के 2/5, माइल्ड के 2/5 और कोल्ड का 1/5 होना चाहिए। मैंने 0/5 अलग लिख दिया है, इट शुड बी 1/5। तो वो 3.6 जो है वो आ जाता है। और उसके बाद फिर हम इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब मैं ये 7.782 में से क्यों माइनस कर रहा हूँ? क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन रेनी की आई थी वो 7.782 थी। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन है वो 4.182। इसी तरीके से आगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में हाई के 3 सैंपल है, नॉर्मल के 2 सैंपल है। अगेन मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हमारे पास आ रही है 3.332, जो कि पिछले के लिए हमारे पास आई थी 4.182। तो इन दोनों में से तो वो पिछला वाला बेहतर है। और नेक्स्ट हमने अब कैलकुलेट करनी है विंडी के लिए। तो अगेन विंडी ट्रू और फॉल्स। हाँ जी। जो विंडी है
उसके अंदर अगेन ट्रू के हमारे पास 2 सैंपल है, फॉल्स के 3 सैंपल है। उसकी बेस के ऊपर हमने मीन वैल्यू निकाल ली, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली, स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और स्टैंडर्ड डेविएशन रिडक्शन जो है वो 0.846 हमारे पास आ गई। तो तीनों में से किसकी बेस पे हम करें? सबसे ज़्यादा किसकी आई थी? पहले वाले की, which was टेम्परेचर, राइट? तो अगर मैं टेम्परेचर के बेस के ऊपर अगर इसे डिवाइड करूं तो मेरे पास 2 सैंपल हॉट के आ जाएंगे, 2 सैंपल माइल्ड के आ जाएंगे और 1 सैंपल कूल का आ जाएगा। दैट मींस कि तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टर्मिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 या 3 से नीचे आ गए सैंपल। तो अब हमारा जो ट्री है वो टर्मिनेट हो जाएगा। 50 से ऊपर 30 होना चाहिए और 100 का बना देंगे, तो कोई मसला नहीं है। बाद में इसके लिए तो तो पेपर में तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ जी, ओके। सो ट्रेनी के बेस के ऊपर टेम्परेचर, कूल, माइल्ड और हॉट, कूल की मीन वैल्यू, हॉट की मीन वैल्यू और माइल्ड की। आज से दो पेपर इसे ऊपर बुक कर दूंगा मुझे सारे अब तो जमा भी हो गया पेपर। तो खैर है सर, उसी का ऊपर बुक करेंगे। तो फाइनल हो गया पेपर की लिखा गया है ना, दिस पेपर इज क्लोज। सर आप कोडिंग वाला भी होगा। कोडिंग तो होगा ना, वो तो पेपर के 2 पार्ट है। आप लोगों को मैंने बताया ना कि पेपर के आपके 2 पार्ट है, एक पार्ट थ्योरी वाला है और एक पार्ट जो है वो कोडिंग वाला है। थ्योरी वाला रिटर्न करेंगे तो कोडिंग पे चले जाएंगे। हाँ उसी टाइम पे उसी टाइम पे बैठे क्या मतलब आज जो रिजल्ट हो रहा है एक एनवेलप में डाले हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट, एक पेपर में डाला है कोडिंग पार्ट, एक एनवेलप से अंदर। डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपको जाते ही मिल जाएगा। सॉल्व करें उसके लिए 45 मिनट्स है आपके पास। अगर जल्दी कर लेते हैं वेल एंड गुड, वो देके आप कोडिंग पार्ट स्टार्ट कर दें। अगर 45 मिनट्स यूज अप करते हैं तो कोडिंग पार्ट के लिए 45 मिनट होंगे। जो पेपर है वो आपने उसी शीट्स के ऊपर सॉल्व करना है, राइट? तो वो उसी पे सॉल्व करके आप वापस कर देंगे। और फिर मैंने LMS के ऊपर वैसे आपको बाय हैंड भी मिल जाएगा, और मैंने जो कोडिंग का क्वेश्चन पेपर है वो आपके LMS के ऊपर भी अपलोड किया हुआ होगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे। नजर आ रहा है सर अभी? अभी अपलोड नहीं किया, उसी दिन अपलोड करूंगा। सर बाद में टाइम नहीं बूस्ट अच्छा, वो मैं LMS में अपलोड करूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, कोड अप करेंगे। जो कोड होगा वो रन करके आप देख लेंगे, सारा चला के देख लेंगे, उसको वर्ड में कॉपी करेंगे और फिर LMS में अपलोड कर देंगे। क्योंकि जो LMS है उसके ऊपर पाई फाइल जो है वो डायरेक्टली अपलोड नहीं होती, राइट? ठीक है। और जो पाई फाइल है वो आप मुझे टीम्स पे मैसेज कर देंगे, ठीक है? तो ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो मंडे को आपका क्विज है वो हम इसी फॉर्मेट के ऊपर रखेंगे, ठीक है? 45 मिनट्स आपके पास टाइम होगा। 45 रिटर्न नहीं होगा, अभी तो कोडिंग पार्ट को हम सिमुलेट कर रहे हैं, रिटर्न तो आप कर ही लेंगे। सर जो 45 मिनट्स होंगे आपके पास कोडिंग करने के लिए। आपने अपने लैपटॉप के अंदर टीम्स भी ओपन की हुई होगी, LMS भी ओपन किया हुआ होगा। 45 मिनट के अंदर अंदर आपने सारा वो करके अपलोड करके अपने लैपटॉप में करना है ना? पेपर मंडे को अपने पे करना है, लेकिन पेपर में आपका लैब में होगा, ठीक है? सर लेकिन उसमें जो लैब के कंप्यूटर में टीम इंस्टॉल और नहीं है वो सही है, जो लैब लगेगा जो आपने टीम सर ये ओपन बुक कर रहे बस सर LMS का कोडिंग वाला कोडिंग पार्ट है वो ओपन कर ले। और सर जो आज मतलब ये नहीं है कि आप लोग WhatsApp पे या चैट GPT यूज कर रहे हैं, ये 2 चीजें नहीं है। इंटरनेट से हाँ जी हाँ सर ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये थ्योरी पार्ट हाँ? है, ये वाला थ्योरी में पार्ट आएगा ना जो आज पढ़ रहे हैं डिसीजन ट्री वाला। थियोरेटिकल हाँ जी, ये theory का ये आ रहा है ना मतलब हाँ जी। यही है। सर इसको धीरे से समझ हाँ? इसको धीरे से समझ अभी तो हम कोडिंग पार्ट में आ रहे हैं। मुझे 15 मिनट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा आपको। ये आप पेपर में इतना बढ़ा देंगे तो हमें बहुत टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करते हैं। तो मैं कॉम्प्लेक्स इस सेंस में कह रही थी, देखिए ना इसको हायर पार्ट को अभी तो सॉल्व करना। पेपर में 10 दिन है ना कि आपका 15 को है पेपर, और आज है 12 दिन है। 12 दिन प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस नहीं ये करें तो नहीं है कैसे वैसे भी टाइम है। बाकी लोग तो दे ही देने आप। इसमें तो पहला पार्ट आया मैथमेटिकल, इसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत है आपको मेरे ख्याल। बाकी तो इजी से सर ये पेपर में इंक्लूड है ना? सिर्फ PDF पे सारे 9 पेज हमने सॉल्व किए। सर इस टॉपिक का नाम क्या है? डिसीजन ट्री रिग्रेशन सर की 9 पेज 45 मिनट से भी नहीं हो मैं कॉल करके देखूंगा अगर 45 मिनट में हुआ सर तो। कोडिंग वाले लोग सर आपको तो आता है। सकते। आवाज से
ओके जी, तुम में मुझे लगा तो थ्योरी जो है वो सब लोगों को समझ आ गई है सर राइट? कोडिंग से नेक्स्ट है सर। आज बच्चे पूरा नहीं है सर ये सही कह रहे हैं सर सर नेक्स्ट सर आज बच्चे पूरे नहीं है ना बिल्कुल ठीक कहा तो कभी भी पूरे नहीं होते सर सुबह से क्लासेस ले रहे हैं हैं? सुबह से क्लास सर पता है आपका गोल भी बहुत ज्यादा हो रहा है सर और इतनी जल्दी जल्दी हम पढ़ रहे हैं हमें कुछ सर अगर इसकी कोडिंग पेपर कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं मतलब आ रहा है जब हम प्रैक्टिस करने दोबारा बैठेंगे ना तो उस टाइम कुछ नहीं प्रैक्टिस समझ आप लोगों को करनी पड़ेगी, कोड की भी करनी पड़ेगी और सर कोड तो होता है इसकी कोडिंग कोड वाला नहीं करना सर सर कोड तो हो जाएगा सारा थ्योरी का ही बात करना चैट जीपीटी नहीं यूज कर सकते, चैट जीपीटी और व्हाट्सएप नहीं यूज कर सकते। कोई और बॉडी इसकी नहीं है चैट जीपीटी, गूगल बार्ड और जो है कि दूसरा कौन है ये तीन चैट बॉक्स कर सकते डोंट वरी गूगल की लेक्चर दे रहे हैं तो व्हाट्सएप तो तो थोड़ा सा पढ़ो तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सर वैसे सही बात है बहुत कॉम्प्लेक्स है अब ये सारा मिक्स हो रहा है देख रहे हैं सर वो उसको भी पसंद नहीं आई ये बात वो भी तो कैसे वो हमेशा लिखता रहता है ये मतलब है थैंक यू सो मच सर सर वैसे बात है कि जो अभी आपने करवाया उसकी कोडिंग है वो पेपर करने लगे वो पेपर में आएगी पेपर में आएगी ना, इसीलिए तो वो करनी है। सर तो मंडे को करनी है थर्सडे को करनी है इसकी कोडिंग आ रही है इसलिए वो करनी है ना, अगर आज नहीं करेंगे तो मैं आपको दे दूंगा कि ये नहीं देखें नहीं मंडे को सर करनी अगर मिड में की बात करा देना हम मिड में आ गए यस सर आपने पेपर में क्वेश्चन दिया है दिया सर बस फिर करवा देना चलेगा, आगे करा लें थोड़ा सा। सर मंडे को पेपर करेंगे में है ना इसलिए मंडे को हम डिटेल में पढ़ लेंगे ना थोड़ा ताज़ा ताज़ा याद रहेगा चलिए थर्सडे वाले दिन जी सर ठीक है ताज़ा ताज़ा। हाँ फिर सर याद भी रहेगा ना ज्यादा दो सर बस यहाँ से पढ़ के थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर सर आपने ऐसा ख्याल हमारा पेपर में पहला उसका है ये क्या देखते हो, उनको या तो ऐसे क्या होता है।